हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओमकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th में साइंस। क्लास 9th का साइंस यानी कि साइंस में फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि पदार्थ पहले इस भाग यानी कि इसमें क्या होते हैं, दो भाग हैं। इस विषय में दो भाग में पढ़ेंगे यानी कि फर्स्ट यानी कि पहले भाग में पढ़ेंगे कि इस विषय की कुछ थ्योरियाँ, और भाग 2 में पढ़ेंगे इस विषय के कुछ क्वेश्चन। पदार्थ यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या होता है? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऐसा कुछ भी यानी कि अगर आप समझ लेते हैं कुछ भी जो स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है, द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान को आप क्या कहते हैं, केजी कहते हैं। घेरता और द्रव्यमान को दोनों को अंडरलाइन करेंगे। अब देखते हैं कुछ कोई भी वस्तु रखी हो, जैसे कि आपके सामने क्या रखा है, पेन रखा है, चेयर रखा है, यानी कि डेस्क रखे हुए हैं। ये सब क्या है, एक स्थान घेर रहे हैं कि नहीं, घेर रहे हैं। और इसमें क्या है, द्रव्यमान भी है। तो ये क्या कहलाते हैं, यानी ये पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्या, पत्थर, कागज, लकड़ी, वायु, जल आदि। इतने ये क्या होते हैं। अब मान लिए हमने एग्जाम्पल में आपको बता दिए कि पत्थर, कागज, लकड़ी, वायु, जल आदि, तो क्या आप लोग भी इतना लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी यानी कि जो स्थान घेरा, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि जितना मैम बताई है उतना ही हम लिखें। कि जैसे डेस्क हुआ, डेस्टर हुआ, यानी कि चेयर हुआ, ये सब भी तो क्या है, स्थान घेरे हुए हैं। ये भी क्या होते हैं, यानी कि पदार्थ होते हैं। और इनमें यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो रिक्त स्थान और कणों के बीच ये मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या हुए, स्थान घेरना हुआ कि नहीं, और पदार्थ कहलाता है। अब कणों के गुणधर्म, कणों की क्या विशेषता होती है। पहला नंबर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील भी होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ का कण होता है वो एक दूसरे को यानी कि दूसरे को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहले पॉइंट को आप निकाल लीजिए। पहला पॉइंट में कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है। मान लो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान, जैसे कि आप समझने के लिए ले लेते हैं एक गिलास, यानी कि एक कांच का क्या लेते हैं, गिलास ले लेते हैं। ठीक, उस कांच के गिलास में आप पानी डालें। पहले क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। अब पानी जहाँ तक है गिलास में वहाँ तक आप क्या लगा दें, निशान लगा दें। ठीक है, निशान लगा दिए पानी में। फिर आप उस पानी जहाँ तक था वहाँ निशान लगा दिए। फिर उसमें आप क्या डालेंगे, नमक या चीनी, दोनों में से कोई चीज़ डाल दें। यानी कि चीनी डाल दें या नमक डाल दें। तो देखेंगे जो चीनी या नमक उस पानी में डालेंगे तो वो पानी यानी कि ऊपर आया कि नहीं आया। लेकिन अगर हम चीनी नमक डाल दिए तो पानी ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान था। यानी कि जो पदार्थ था पानी डाले थे उसमें कुछ रिक्त स्थान थे, और उस रिक्त स्थान में जो कण डाला गया था वो कण क्या हो गए, मिक्स हो गए, पानी इसलिए ऊपर नहीं आया। अगर कोई भी और चीज़ आपने डाला तो ठोस वस्तुओं को अगर डाल दिए तो वो अगर देखेंगे तो पानी क्या आ जाना चाहिए, ऊपर आ जाता है। लेकिन ये इसमें क्या था, ये रिक्त स्थान जो था वो मिला लिया। ठीक है, तो मिल गए तो सबसे कम ठोस में होता है। यानी कि जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है।
जो रिक्त स्थान होता है ठोस से अधिक द्रव में होता है, यानी जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, ठोस से अधिक किस में होता है, द्रव में होता है। सबसे अधिक गैस में होता है, और सबसे यानी कि कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे अधिक किस में होता है, गैस में होता है। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा यानी कि वो गति भी करते हैं। और फिर तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेजी से क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक, अब कणों की गति क्या होती है, मान लेते हैं आप एक टेबल पे, ठीक है, एक टेबल पे एक गिलास क्या ले लें, एक कांच की गिलास लें, उस गिलास में क्या डाल दें, पानी डाल दें। कांच की गिलास में जब पानी डाले हैं तो वो पानी देखते हैं क्या हो जाए, यानी कि स्थिर हो जाए। ठीक, अब पानी जब स्थिर हो जाएगा तो स्थिर होने के बाद आप किसी भी कलर की, चाहे यानी ब्लू कलर की चाहे रेड कलर की, एक क्या डालेंगे, एक बूंद स्याही डालेंगे। अब स्याही डालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें पूरा क्या होगा, यही कणों की मतलब रहेंगे, कणों की गति यहीं तक रहेगी। कुछ टाइम बाद देखेंगे क्या होंगे, पूरे गिलास यानी कि जो पानी रहेगा गिलास का वो पूरा नीला हो जाएगा। ठीक है, अगर नीले कलर की स्याही डालेंगे, अगर लाल कलर की डालेंगे तो पूरी लाल हो जाएगी। तो क्या होता है, सबसे कम ठोस में होती है, जो कणों की गति होती है वो सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। कणों की जो गति होती है वो क्या होती है, द्रव में मध्यम होती है। जो कणों की गति होती है वो क्या होती है, द्रव में मध्यम होती है। सबसे अधिक गैसों में होती है। जो कण गति करते हैं वो सबसे अधिक किसमें करते हैं, गैस में होती है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ का कण होता है वो क्या होते हैं, अपनी तरफ एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल, यानी कैसे आकर्षण बल होता है, मान लेते हैं आप एक कहा जाए, आपको आकर्षण बल इसको यानी कि समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक नल के पास। ठीक है, एक नल यानी कि आप फिगर में देखे हैं, या आप नल के पास जाके कर लेते हैं अपना उपयोग। क्या होते हैं, एक नल के पास गए, ठीक है, नल के पास अगर गए तो उस टोटी के यानी कि टोटी पे अपना क्या लगाएंगे, एक नल को चलाएंगे और उस बीच में आप अपने अंगुली को लगा दीजिए। ठीक है, इस अंगुली को आपने लगाया तो पानी जो था, पानी गिर रहा था, वो पानी क्या हुआ, किनारे किनारे पहले था, पहले जब गिरेगा तो किनारे किनारे। अब जितनी भी वो क्या होती है, यानी कि गति करता रहेगा, तो फिर अगर नल चलाते रहेंगे, पानी निकला, फिर देखेंगे आपके अंगुली, पूरी अंगुली पे भी पानी नीचे भी आने लगेगा। तो कणों के बीच जो आकर्षण बल था वो क्या हुआ, सबसे अधिक ठोस में होता है, यानी किस में हुआ, जो आकर्षण बल हुआ वो सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। मध्यम द्रव में होता है, और जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है वो किस में होता है, मध्यम यानी कि द्रव में होता है। फिर क्या होते हैं, तीसरे पॉइंट में सबसे कम गैसों में होता है। जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम किस में होता है, गैसों में होता है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं, यानी कि पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं, गैस को गैस कहते हैं। इतना आया समझ में। अब देखेंगे ठोस क्या होता है, यानी कि सॉलिड स्टेटस क्या होता है। ठोस क्या होता है, ठोस वस्तुओं की क्या होती है, ठोस वस्तुओं की
आकृति तथा आयतन निश्चित होती है। जो ठोस वस्तुएं यानी होती हैं उनकी जो क्या होती हैं आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं निश्चित होते हैं, यानी कि जो उसका आकृति हुआ और आयतन हुआ दोनों निश्चित हुए। सेकंड पॉइंट, इसमें पदार्थ के कण आस पास होने के कारण उनमें आकर्षण बल अधिक होता है। इसके कण ठोस में जो होते हैं इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं आस पास होते हैं, यानी कि पास पास होने के कारण इसमें क्या होते हैं जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते क्या होते हैं लोहा, लकड़ी, पत्थर तथा बर्फ, ये सब क्या होते हैं ठोस अवस्था होते हैं। और फिर द्रव क्या होता है यानी कि लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में देखेंगे पहले पॉइंट में द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है परंतु इसकी जो आकृति होती है ये अनिश्चित होती है। क्यों, इसके आगे देखेंगे इसमें पदार्थ के कण अपेक्षाकृत दूर होने के कारण उनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। जो द्रव होता है द्रव अवस्था होती है इसमें क्या होते हैं आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है, जो इसके कण होते हैं यानी कि जो पदार्थ का कण होता है देखेंगे क्या है जो पदार्थ का कण है कुछ दूरी पे है, इसीलिए पदार्थ के कण दूर होने के कारण इनमें क्या होता है आकर्षण बल कम होता है। और ठोस अवस्था में क्या था, ठोस अवस्था में था कि जो पदार्थ का कण था वो पास था तो उसमें आकर्षण बल क्या था अधिक था। जैसे कि अगर आप द्रव अवस्था में ले लेते हैं एग्जाम्पल में लेंगे क्या आएंगे जैसे जल, पेट्रोल तथा दूध आदि, ये सब क्या आते हैं किस में आते हैं द्रव में आते हैं। गैसीय अवस्था यानी कि गैसीय स्टेट क्या होते हैं गैस का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। जो गैस का आयतन और आकृति होता है दोनों क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। सेकेंड पॉइंट में इसमें पदार्थ के कण ठोस एवं द्रव की तुलना में काफी दूर होने के कारण नगण्य होता है। जो इसके कण होते हैं यानी कि गैस के जो कण होते हैं गैस में इसके कण क्या होते हैं द्रव की तुलना में काफ़ी क्या होते हैं ठोस और द्रव दोनों से अगर तुलना किया जाए तो काफ़ी दूर होते हैं, इसीलिए इनमें जो बल होता है वो नगण्य होता है। ठोसों में यानी कि तीसरे पॉइंट में लेते हैं क्या होते हैं ठोसों में एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। और जैसे कि आप देखते हैं कि खाना बनाने यानी कि गैस घरों में भी उपयोग किए जाते हैं। जैसे खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस को आप क्या कहते हैं LPG कहते हैं। और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। ये अस्पतालों में भी क्या होती हैं कुछ यानी कि संपीड़ित ऑक्सीजन वाली जो गैस होती है ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस भी होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक भी गैस का भी उपयोग होता है। जैसे कि वाहन जो चलते हैं यानी कि कुछ वाहन चलते हैं उनमें भी गैस का क्या होता है उपयोग होता है, जिस गैस का नाम क्या है CNG यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कि पदार्थ को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है यानी कि बदलना। परिवर्तन मतलब क्या होता है बदलना, कैसे बदला जाता है। जैसे कि
पदार्थ को बदलना, किसी जैसे ठोस अवस्था, पदार्थ क्या होता है, यानी कि पदार्थ को आप देखे थे 3 अवस्थाएं थी, ठोस और द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं थी। अगर ठोस को हमको बदलना है द्रव में तो हम कैसे बदलेंगे, ठीक है, यानी कैसे परिवर्तित करेंगे उसको। ठोस अवस्था है तो अगर उस ठोस अवस्था को आप ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो अगर फिर उसी द्रव अवस्था को क्या करते हैं, फिर उसी द्रव अवस्था को अगर आप क्या देंगे, यानी कि ऊष्मा देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। अगर गैसीय अवस्था को आपने क्या दिए, यानी कि शीतलता, यानी कि ठंडा किए, तो वो किस में बदला, द्रव में बदला। अगर फिर उसी द्रव को फिर शीतलता अगर कर दिए तो वो किस में बदल गया, ठोस अवस्था में बदल गया। जैसे कि ठोस अवस्था, किसी आप किसको लेते हैं, बर्फ़ को लेते हैं, ठीक, बर्फ़ को अगर आपने क्या दिया, ऊष्मा दे दिया, तो वो किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। फिर द्रव को यानी कि अगर ऊष्मा दे दिए तो वो गैस में बदल गया, ठीक है। अब मान लीजिए फिर उसी अवस्था को आपको शीतलता यानी कि ठंडा किए, उसी पानी को आप क्या करें, यानी कि ठंडा किए, तो फिर वो द्रव यानी कि किस में बदला, द्रव में बदला। फिर द्रव से शीतलता यानी कि ठंडा करके उसको ठोस अवस्था में बदल दिए। तापमान क्या होता है, तापमान परिवर्तन के प्रभाव, जो तापमान है, तापमान में परिवर्तन के प्रभाव कैसे हो रहा है, जैसे तापमान में कुछ परिवर्तन भी हो रहा है उसके प्रभाव में, तो क्या होता है, गलनांक बिंदु होता है, क्या होता है, गलनांक बिंदु। और सेकंड पॉइंट का क्या होता है, क्वथनांक बिंदु। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को आप क्या कह सकते हैं, निक्षेपण भी कहते हैं। गलनांक बिंदु क्या होता है, गलनांक बिंदु वह होता है, जैसे गलनांक बिंदु में किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। यानी कि गलनांक बिंदु क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान, यानी कि जो ठोस होता है, मान लो किसी क्या ले लेते हैं, एक बर्फ ले लेते हैं, ठीक है, बर्फ को अगर फिर क्या होता है, बर्फ एक ठोस हुआ, ठोस का वह तापमान पर, यानी कि ठोस को तापमान पर रखा गया, तो वह अपनी ठोस अवस्था से वो बर्फ क्या हुआ, पिघल कर द्रव अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, तो वो क्या हो गया, गलनांक बिंदु कहलाता है। वही क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। मान लो जैसे कि गलनांक बिंदु आपको नहीं पता है, आप ऐसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक उदाहरण के लिए आप समझ लेते हैं, किसी भी ठोस का वह तापमान, जैसे कि आप बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को यानी कि अवस्था में जब बदलने के लिए उसको क्या होती है, यानी कि तापमान की अवस्था होती है, तापमान की ज़रूरत होती है, तो उस बर्फ़ को आप क्या करें, पिघलने के लिए उसको तापमान पे यानी कि तापमान दें, तो वो पिघल कर किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव अवस्था में, तो उसका क्या होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। वो यानी कि गल गया, वो ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हो गया, वही क्या कहलाया, गलनांक बिंदु कहलाया। संगलन की प्रसुप्त या गुप्त उष्मा, जो गलनांक है उसकी संगलन की यानी कि जो गला उसकी क्या होती है, प्रसुप्त या गुप्त उष्मा क्या होती है। जैसे आप क्या ले लेते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर, यानी जो वायुमंडल होता है उसके यानी कि वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त या गुप्त उष्मा कहते हैं। अब मान लीजिए नहीं समझ में आए तो आप क्या करते हैं, फिगर को देखें, फिगर में यानी कि एक स्टैंड लेते हैं, उस स्टैंड से जोड़ के क्या करते हैं, एक नीचे क्या होते हैं, गैस यानी कि बर्नर लगा लेते हैं, ठीक, बर्नर पे एक भगोना रखते हैं, मान लो गैस पे एक भगोना लिए, ठीक है, उस एक बर्तन में, उस बर्तन में आप क्या रख दिए, मान लीजिए ठोस, क्या रख दिए,
ठोस है, ठोस को मान लेते हैं बर्फ़ है, ठीक है। बर्फ़ को अगर आपने क्या दिया, उष्मा दिया, ये क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, बर्नर को जला दिए, ठीक है, उष्मा दे रहे हैं और धीरे 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 उसको हिला रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, द्रव अवस्था में जो बर्फ़ है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। यही बदलने यानी कि द्रव में बदलने के लिए अब उसको जितनी उष्मा यानी कि उसको जितनी उष्मा और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, आप उतना उसको आवश्यकता दिए, उसकी आवश्यकता जो पड़ी उसको दिए, वही क्या कहलाया, संगलन की प्रसुप्त या गुप्त उष्मा कहलाती है, ठीक है। आया समझ में इतना। जैसे अगर मान लो नहीं समझ में आया, एक बार और देख लो, ठीक है। जैसे एक स्टैंड लिए, ठीक है, एक टेबल है, उस टेबल पे आपने एक स्टैंड लगा दिया, ठीक है। एक स्टैंड लगाने के बाद, ठीक, वो आपने एक बर्नर, मान लो कि कोई बर्नर लिए, उससे आपको जिससे उसको उष्मा देना है, ठीक है। अब आप उष्मा देते हैं, अब उसमें उस बर्नर पे आप क्या रखते हैं, एक कोई बर्तन रख देते हैं, ठीक है। उस बर्तन में आप क्या रखते हैं, एक ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था मान लो बर्फ़ ले लो, ठीक है, बर्फ़ ले लिए। अब उस भगोने में क्या ले लिए हम, बर्फ़ मतलब ले लिए, तो बर्फ़ लेने के बाद क्या होते हैं, उसको कुछ उष्मा की ज़रूरत है, तो कुछ धीरे धीरे उसको क्या देंगे, उष्मा देंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे उष्मा देंगे और एक यानी कि छड़ी से आप उसको हिलाते रहेंगे, क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री पे आते आते वो क्या हो गया, फिर बर्फ़ जमेगा। तब बर्फ़ न जमने के बाद उसको अगर आप उष्मा देते रहेंगे तो वो सीधे द्रव में बदल गया। यही जो द्रव में बदलने की क्रिया होती है, 1 किलो आप ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसको उतना आप दिए, तो वही क्या कहलाती है, उसका संगलन प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा। आया ना समझ में इतना। अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्वथनांक बिंदु, क्या होता है, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। क्या होता है, किसी द्रव का वह तापमान यानी कि जो तापमान है जिस पर वह अपनी द्रव को छोड़कर गैस अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि आप आगे देखेंगे वाष्पीकरण, जब वाष्पीकरण करेंगे तभी उसका पता चलेगा। जैसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय यानी कि जो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम क्या लेते हैं, द्रव लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे आपको समझना है, समझने के लिए आप कहाँ जाएंगे, मान लेते हैं एक क्या लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, ठीक है। एक स्टैंड में लगाकर, ठीक है, एक स्टैंड जब लिए तो उसमें लगाकर एक आप बर्नर लेते हैं, ठीक, एक बर्नर लेते हैं तो उसको कुछ उष्मा की, जब वो गैस अवस्था में बदलेगा तो उसको कुछ उष्मा की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो उस बर्नर और एक बर्तन में कुछ द्रव को रख लिए, किसको रख लिए, कुछ द्रव को रख लिए। मान लेते हैं हम पानी ही रख लेते हैं, ठीक है, पानी को ही रख लिए, ठीक, जहाँ तक पानी था पूरा हम पानी उस बर्तन में पानी को रख लिए। अब बर्नर से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। जितनी उसकी यानी कि मात्रा के अनुसार उष्मा देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगी, गैसीय अवस्था में वो परिवर्तित हो जाएगी। यही वाष्पीकरण यानी कि वाष्प के रूप में वो यानी कि परिवर्तित हो गई, खत्म हो गई, उसी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाती है। मान लीजिए नहीं समझ में आया, एक बार और ले लेते हैं। मान लो एक स्टैंड ले लो, ठीक है, एक स्टैंड
लेने के बाद क्या होते हैं, एक स्टैंड में उस को फिर एक बर्नर लगा देते हैं, उस स्टैंड से जोड़ के एक बर्नर लेते हैं। उस बर्नर में एक क्या करते हैं, बर्तन को, उस बर्नर पे एक बर्तन को रख देते हैं जहां हमको क्या देना है, उष्मा देना है। ठीक है, अब उस बर्तन में क्या लेते हैं, एक आप पानी को, जैसे द्रव में मान लीजिए पानी को ले लेते हैं। ठीक है, अगर पानी को आपने लिया, जल को ले लिए, ठीक है, अब जल को अगर धीरे धीरे आप उसको गर्म करते हैं, ठीक है, जिस तरह से वो उसको उष्मा मिलता गया, उसी तरह से उष्मा जब मिलता गया तो वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होने लगा, गैसीय अवस्था में। अब गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक, आया समझ में। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण भी कहते हैं। ऊर्ध्वपातन को निक्षेपण भी कहते हैं। अगर समझना है, जैसे कि अगर आ जाए ऊर्ध्वपातन लिखा हुआ, निक्षेपण लिखा हो, तो इससे क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसा ठोस पदार्थ होते हैं जो जिसको गर्म करने पर, यानी कि गर्म भी किया जाए तो वो द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे किस में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जैसे क्या होता है, नवसादर को यानी कि अमोनिया क्लोराइड कहेंगे, जैसे कि आयोडीन हुआ तथा कपूर हुआ। इतने सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे किस में बदलती हैं, गैसीय अवस्था में बदलती हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में आपने ले लिया, आपको समझना है, समझने के लिए पहले आप अपने फिगर पे आएंगे। ठीक है, फिगर 1 आप क्या लेंगे, स्टैंड लेंगे। ठीक, एक स्टैंड को लेंगे तो उस स्टैंड में क्या करेंगे, एक बर्नर भी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बर्नर जोड़ देंगे। और इसमें एक छोटी सी क्या, उस बर्नर पे एक छोटी सी प्याली को रख देंगे। ठीक है, उस प्याली में आप क्या डालें, यानी कि नमक डाल दिए। क्या डाल दिए, नमक डाल दिए। नमक और क्या है आपका, नवसादर, यानी कि दोनों नमक व नवसादर दोनों का मिश्रण है। और उस प्याली को किसी एक छोटे से, यानी कि कॉटन होते हैं, यानी कि रुई से थोड़ी सी उसके मुख को क्या करते हैं, हम ढक देते हैं। ठीक है, ढकने के बाद देखते हैं नमक और नवसादर के मिश्रण जो होते हैं, नमक व नवसादर के मिश्रण में से इन पदार्थों को अलग करने के लिए इन्हें एक छोटी प्याली में लेकर गर्म करते हैं। जैसे कि नवसादर को क्या करते हैं, एक छोटी सी नमक व नवसादर को दोनों एक मिश्रण है, दोनों का मिश्रण, दोनों को अगर हमको अलग करना है तो हम कैसे अलग कर सकते हैं, तथा प्याली के ऊपर एक कीप उल्टी करके रख देते हैं। जो प्याली के ऊपर एक कॉटन लगा है उसको एक क्या कहेंगे, कीप कहेंगे। इस कीप को हम क्या करते हैं, उल्टी करके रख देते हैं। उल्टी करके इस कीप को रख देते हैं और फिर तथा प्याली के ऊपर एक कीप उल्टी करके रख दिए तो फिर कीप की नली के सिरे को काटन या काटन वूल द्वारा बंद कर देते हैं। यानी जो काटन हुआ या काटन वूल द्वारा बंद कर दिए तो प्याली को गर्म करने पर नवसादर का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। यानी जो ऊर्ध्वपातन हुआ, आपको ऊर्ध्वपातन पहले आप पढ़े हैं तो क्या हुआ था, ऊर्ध्वपातन जैसे कुछ ठोस पदार्थ था उसका क्या हुआ, तेजी से गर्म करने पर, यानी कि तेजी से गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में न परिवर्तित होकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ तो वही क्या हुआ कहलाता, ऊर्ध्वपातन कहलाता। उसका नवसादर का ऊर्ध्वपातन हो जाता है और नवसादर की वाष्पिक कीप की सतहों से टकराकर ठंडी होकर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और प्याली में नमक शेष रह जाता है। और इस प्रकार मिश्रण में से नमक व नवसादर
अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपने क्या लिया था, यानी कि नमक, ये नमक दोनों को अगर आपने क्या किया, गर्म किया, गर्म करके अगर वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो गए, तो दोनों अगर वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया नौसादर, तो फिर उसकी जो किप थी वो धीरे धीरे यानी कि छोटी छोटी बूंदे के रूप में वहाँ पे इकट्ठी हो गई। अगर इकट्ठी हो गई, फिर वहाँ से इकट्ठी होने के बाद देखेंगे वो वहीं पे जम गई, फिर वहाँ से वो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई, और जो आपका नमक था वो क्या हुआ, शेष रह गया। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया तो आप देखते हैं घरों में क्या बनाते हैं, यानी कि सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के सब्जी को ढकते हैं, मान लेते हैं दूध गर्म करते हैं, दूध को भी ढकते हैं, किसी भी बर्तन से यानी कि आप ढकते हैं, ठीक है। उस बर्तन को यानी कि देखते हैं, जैसे अगर सब्जी रखा हुआ है तो उसको अगर ढके हुए हैं तो कुछ टाइम बाद देखेंगे उसमें क्या होगा, जिस बर्तन से आप ढकेंगे उसमें कुछ बूंद बूंद यानी कि पानी की तरह रहेंगी, ठीक है। अगर उस बर्तन में जो पानी की तरह है कुछ टाइम तक वो रख देंगे तो वो क्या होगी, यानी कि वो फिर वहाँ से हट जाएंगी, यानी कि ख़त्म हो जाएंगी, वो सीधे किसमें हो जाएंगी, ठोस अवस्थाओं के रूप में वो परिवर्तित हो जाएंगी, और जो शेष आप बना रहे हैं चीज़ों को, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसी में इकट्ठी पड़ी रहेंगी। यही क्या होता है, इसी तरह से यानी कि नमक व नौसादर के मिश्रण को अलग किया जाता है। केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस में संबंध है। केल्विन आप देखते हैं, केल्विन और 0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में संबंध क्या होता है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस में संबंध, ठीक है। तो आप पहले देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर यानी क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है। अब इस केल्विन यानी कि पॉइंट के बाद 15 केल्विन को आप हटा दिए तो आपका बचा क्या, 273 केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 क्या होता है, जोड़ना होता है। अगर डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। अगर केल्विन में बदलना है तो बदलने के लिए आप 273 को जोड़ देते हैं। जैसा कि जबकि अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 क्या होता है, घटाना होता है, यानी केल्विन जो होता है, केल्विन को उसका उल्टा, मतलब जैसे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में अगर बदलना हुआ तो आप क्या करेंगे, 273 को घटा देंगे। आप जैसे एग्जांपल में कुछ समझ लेंगे, देखेंगे 24 डिग्री सेल्सियस है, 24 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। केल्विन में बदलने के लिए 24 प्लस 273 आप रखा था आपका केल्विन, तो उस केल्विन 24 प्लस 273 दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, केल्विन में बदलने के लिए 297 केल्विन। अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो जैसे कि लेते हैं 500 केल्विन, ठीक। 500 केल्विन इक्वल टू क्या होगा, 500 माइनस 273 केल्विन, ठीक है। इसको किस में बदलना है, आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उस केल्विन को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 500 माइनस 273 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक। केल्विन के बारे में समझ लिए। अब क्या होता है, यानी कि संघनन क्या होता है। संघनन किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करना संघनन कहलाता है। यानी जो संघनन क्या होता है, किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करना संघनन कहलाता है। बस आज के लिए इतना ही टॉपिक।